इसमें हम लोग ये सब टॉपिक देख लिए थे कि सेंट्रल डोगमा क्या होता था, यहां तक चर्चा हुआ था। सेंट्रल डोगमा में ये चीजें भी देख लिए कि हमारा डीएनए से डीएनए बनने का क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक, देखो ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे। इसके आगे हम लोग डीएनए पैकेजिंग भी देख लिए थे। आगे पढ़ना था कि आखिर आनुवांशिक पदार्थ जो हमारा है उसको क्या कहते हैं, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, तीनों में से कौन होता है आनुवांशिक पदार्थ, ये चर्चा करना था। देखो अब ये चर्चा जब करना होता है तो हम लोग ये सारे बातें देखेंगे कि इसमें आपको बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ दिया गया था। किसी को आनुवांशिक पदार्थ कह देना और एक्चुअल में होना, दोनों का बात क्या है, अलग अलग है। आखिर डीएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहा गया, उसका भी हमारा, या कोई आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ अगर कह रहा है तो क्यों कह रहा है, इसका प्रमाण चाहिए था। ठीक, तो इस पे प्रमाण देने के लिए सबसे पहला प्रयोग जो किए थे वो कौन किए थे, ग्रिफिथ्स किए थे। कब किए थे, 1928 ईस्वी में। ग्रिफिथ्स के प्रयोग को कहा जाता है ग्रिफिथ्स के रूपांतरणीय प्रयोग। रूपांतरणीय प्रयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि आर प्रभेद हमारा रूपांतरण किस में हो जाता था, एस प्रभेद में, इसलिए नाम क्या दिया गया है, रूपांतरणीय प्रभेद। देखो कहता है कि ये इन्होंने जो अपना प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु पे। ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु एक्चुअल में क्या होता है, तो वैसा जीवाणु होता है जिससे कौन सा रोग होता है, निमोनिया रोग होता है। हम लोग जब चैप्टर 8 में निमोनिया को पढ़ रहे थे तो वहां पे ये भी पढ़े थे कि स्ट्रेप्टोकोकस के अलावा और कौन सा जीवाणु है जिससे निमोनिया होता है, हाँ, हीमोफिलस निमोनी था। ठीक, देखो अब ये स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है ये हमारा, इसका दो प्रभेद है। मतलब इसका जब संरचना देखिएगा तो आपको अलग अलग दिखेगा। एक ऐसा जीवाणु जिसका हमारा बाहर का सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है और वो पॉलीसेकेराइड का बना होता है। दूसरा सरफेस जो होता है वो रफ होता है, इसी बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। एस मतलब स्मूथ प्रभेद, दूसरा आर मतलब रफ प्रभेद। शॉर्ट में एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन कहते थे। जो एस प्रभेद होता है उससे निमोनिया होते हैं और आर प्रभेद हमारा निमोनिया कॉज नहीं करवाता है। तो एस प्रभेद हमारा कैसा है, वायरुलेंट यानी उभेद से, तो इससे निमोनिया था। हमारा जो है इससे अगर निमोनिया होता है तो इसको एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किया गया कि एस प्रभेद जीवाणु को लिया गया और चूहा में प्रवेश कराया गया। अब क्या होगा कि उसके वजह से हमारा चूहा को निमोनिया हो जाएगा और एक टाइम बाद चूहा का मृत्यु हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन ये था कि इस प्रभेद को जब चूहा में प्रवेश कराया गया, चूहा मर गया, मर जाना भी चाहिए था क्योंकि हमारा उसको क्या हुआ था, निमोनिया हुआ था। दूसरा बार में उन्होंने क्या किए कि आर प्रभेद को लिए, चूहा में जब प्रवेश कराया गया तो इससे निमोनिया नहीं होता था। जब निमोनिया इससे नहीं होता था तो चूहा क्या रहा, बचा रहा। ठीक, यानी चूहा नहीं मरा। अब थर्ड कंडीशन में इन्होंने क्या किए कि एस प्रभेद को लिए, टेम्परेचर दे करके, हीट करके उसको मार दिए। ठीक, अब अगर एस प्रभेद मरा हुआ चूहा में डाला जाएगा तो ऑब्वियस है कि उसको निमोनिया नहीं होगा, और चूहा को निमोनिया नहीं होगा तो चूहा जीवित रहेगा। ठीक, यानी तीन कंडीशन तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम सिंपल मेथड है कि एस से निमोनिया होता है इसलिए चूहा मरता है, आर से निमोनिया नहीं होता है इसलिए चूहा जीवित रहता है। अगर एस मरा हुआ है तो निमोनिया कॉज नहीं कराएगा क्योंकि वो अपना फंक्शन नहीं दिखाएंगे, इसलिए हमारा उसको निमोनिया नहीं होगा और चूहा क्या रहेगा, बचा रहेगा। ठीक, चौथा कंडीशन में ये हुआ कि देखो अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि मरा हुआ एस प्रभेद और जीवित आर प्रभेद से चूहा क्या है, जीवित है। अब इन्होंने क्या किए चौथा एक्सपेरिमेंट के दौरान कि मरा हुआ एस प्रभेद यानी टेम्परेचर दे के मरा हुआ एस प्रभेद को
मिला दिए किसके साथ, आर प्रभेद। आर प्रभेद कैसा था, जीवित। जब ये दोनों को मिला करके हमारा चूहा में प्रवेश कराया गया तो चूहा एक्चुअल में मर गया, जबकि नॉर्मल, शांत रहो, निकाल दीजिए, शांत 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 रहेंगे। जिनको नहीं पढ़ने का इच्छा है या कवर है सिलेबस तो आराम से मत आया करिए, है ना। अब देखो ये पर्पस टाइम देने से तुमको 4 घंटा 3 घंटा अगर तुम टाइम दे रहा है तो उसका यूज होना चाहिए, एग्जाम के टाइम है। और यहाँ पे भी अगर अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फिर रिजल्ट के लिए तैयार रहिए। शांत हो जाओ। देखो अब यहाँ पे जब ये देखे कि हमारा ये दोनों से क्या हुआ कि चूहा में प्रवेश कराने से चूहा मर गया, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया कि आखिर मान लो दो कारण हो सकता है कि अगर चूहा बाद में इसका ब्लड टेस्ट किया गया तो इसके ब्लड सैंपल में हमारा जीवित एस प्रभेद मिला। अब जीवित एस प्रभेद कहाँ से आया होगा, ये ग्रिफिथ्स खोज करना शुरू किए। तो उन्होंने एक तो ये हो सकता था कि जो मृत एस प्रभेद है वो या तो जीवित हो गया हो, जो कि बायोलॉजी में एक बार कोई मर जाता है तो दोबारा जीवित नहीं होता है। दूसरा कंडीशन यही बचता है कि आखिर आर जो है वो किस में बदल गया होगा, एस में बदल गया होगा। बट उन्होंने ये क्लियर नहीं कर पाए कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। ठीक, बाद में इन्होंने ये बताए, जब ग्रिफिथ्स ने ये बताया कि आर प्रभेद का जो जीवाणु है जब ताप मृत एस प्रभेद के द्वारा ये क्या हो जाता है, रूपांतरित। यानी ये बता दिए केवल कि एस प्रभेद जो हमारा मरा हुआ था उसमें से कोई ना कोई पदार्थ निकला होगा, वो आर के पास गया होगा और आर किस में बदल गया होगा, एस में बदल गया होगा। बट वो पदार्थ एक्चुअल में कौन था ये नहीं बता पाए थे। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है वही बातें है। कहता है कि ये रूपांतरित कारक जो हमारा है वो एस प्रभेद से आर में स्थानांतरित होने से इसका जो बाहर का मेम्ब्रेन है यानी स्मूथ पॉलीसेकेराइड का एक आवरण बन जाता था, जिसके वजह से वो कैसा हो गया, उग्र, जबकि पहले क्या था, नॉन वायरुलेंट था। अब ये जब उग्र हो गया, उग्र एक्चुअल में कौन होता है, एस होता है। तो आर किसके तरह बन गया, एस के तरह। ठीक, और इसके वजह से हमारा क्या हुआ कि चूहा का मृत्यु हो गया। तो ये निश्चित ही हमारा कौन किया होगा, आनुवांशिक पदार्थ के वजह से यह स्थानांतरण हुआ होगा। बट ये क्लियर नहीं कर पाए कि एक्चुअल में वो कौन था, डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन था। तो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट को दोबारा इन्होंने कौन किए थे, एवरी, मैक्यूल और मैकार्टे। इन्होंने रूपांतरण के सिद्धांत को रासायनिक लक्षण पे चर्चा किए थे। अब रासायनिक लक्षण के दौरान इन्होंने क्या लिए कि अगर मान लो कि हम लोग कंफ्यूजन 3 ही मॉलिक्यूल में है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। अब ये 3 मॉलिक्यूल में आनुवांशिक पदार्थ कौन है, ये कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि सेंट्रल डोग्मा के अनुसार डीएनए आरएनए में परिवर्तित होता है, आरएनए प्रोटीन में होता है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एवरी, मैक्यूल और मैकार्टी ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ग्रिफिथ्स के प्रयोग के केवल कौन सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट को उठाया था, चौथा। ठीक, अब इन्होंने क्या किए कि जैसे मान लो कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो एस प्रभेद हमारा है इससे मान लीजिए 3 ही कंडीशन हो सकता है कि या तो एस प्रभेद से प्रोटीन निकला होगा और आर के पास गया होगा, यानी यहां से या तो प्रोटीन निकला होगा, या तो आरएनए निकला होगा, या तो हमारा डीएनए निकला होगा। अब यही तीनों में से कोई ना कोई आर के पास गया होगा और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, एस में। अब अगर मान लीजिए जैसे अगर डीएनए के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या किए कि एक बार प्रोटीन पाचक एंजाइम का प्रयोग किए, एक बार आरएनए पाचक और एक बार डीएनए पाचक। अब देखो आरएनए पाचक, प्रोटीन पाचक या हमारा डीएनए पाचक एंजाइम का काम क्या होगा, तो डीएनए पाचक जिसको डीएनएज कहते हैं वो डीएनए को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आरएनए पाचक आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को नष्ट करेगा। प्रोटीन पाचक क्या करेगा, प्रोटीन को नष्ट कर देगा।
अब मान लो एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एस प्रभेद को पहले मिश्रित करते हैं किसके साथ, प्रोटीन पाचक के साथ। तो एस प्रभेद जो मृत है इसमें जितना भी प्रोटीन पार्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट, यानी सारे के सारे प्रोटीन समाप्त हो जाएगा। बचेगा हमारा केवल, जहां से रिसर्च कर रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल समाप्त, बचा कौन, आरएनए और डीएनए। अब अगर मान लीजिए सेम प्रक्रिया से चूहा मर जाएगा तो इसका अर्थ क्या है कि फिर भी आर किस में बदल गया, इसमें, यानी प्रोटीन पाचक एंजाइम यूज करने के बाद भी हमारा चूहा अगर मर रहा है, इसका मतलब है कि आर प्रोटीन के वजह से इसमें बदल नहीं रहा है। सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किसके लिए किए, आरएनएज के लिए, यानी आरएनएज को जब डालेंगे तो एस प्रभेद में जितना भी आरएनए मॉलिक्यूल होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। अब अगर उसके बाद भी हमारा मान लो ये चूहा मर रहा है, यानी कहने का अर्थ आर फिर भी किस में बदल जा रहा है, एस प्रभेद में। इसका मतलब ये भी है कि आरएनए के वजह से भी आर इसमें नहीं बदल रहा है। लेकिन जब हम लोग डीएनएज का यूज किए थे तब वहां पे क्या हुआ कि ये आर आर में ही रह गया, एस में नहीं बदला था और चूहा मरने की जगह जीवित रह गया था। इसका मतलब यहां से सीधा सा अर्थ ये है कि जो बदलने वाला कारक है वो कौन था, डीएनए था। और यहां से एक्चुअल में हमारा एवरी मैक्योल्ड और मैकार्टी के प्रयोग से प्रूफ हो जाता है कि हमारा डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ। बट बहुत सारे साइंटिस्ट ये होते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो सेम इनके साथ भी वही हुआ। तो यहाँ पे जो भी भाषा लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है कि एवरी मैक्योल्ड या मैकार्टी का प्रयोग, इसी का दूसरा नाम क्या देगा कि रूपांतरणीय सिद्धांत का जैव रासायनिक या जीव रासायनिक लक्षण। कहता है कि ग्रिफिथ्स के सभी प्रयोग के आधार पर रूपांतरणीय सिद्धांत का रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चलता है, जिसमें कहा गया क्या कि ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु से जैव रसायन, किसका किसका कंफ्यूजन है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, क्या किया गया, अलग। और ये पता लगाने के लिए हमारा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इसमें आर प्रभेद को जीवाणु जो है उसको रूपांतरित करने में सहायता कौन करता है। और उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस प्रभेद जीवाणु के केवल डीएनए ही होता है जो आर को क्या कर देता है, रूपांतरित करता है, बाकी प्रोटीन और आरएनए नहीं करता है। और इसका आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखा इस तरह से, ये समझ आ रहा है। देखो इसमें क्या है कि हमारा ये यहाँ से इसको अगर हटा दें अभी तो ये सेम एक्सपेरिमेंट किनका है, ग्रिफिथ्स का है, ग्रिफिथ्स का लास्ट एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे क्या डाला गया, प्रोटीएज। अगर इसको हटा दे तो प्रोटीएज डालेंगे तो एस प्रभेद के सारा प्रोटीन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो कि प्रोटीन आर को एस में बदलता तो क्या होता, फिर प्रोटीन एस का नष्ट हो गया, प्रोटीन नष्ट हो जाता तो आर एस में नहीं बदल पाता, और अगर आर एस में नहीं बदल पाता तो निमोनिया नहीं होता, और निमोनिया नहीं होता तो चूहा बच जाता, ठीक। लेकिन फिर भी चूहा क्या हो गया है, मर गया। यानी यहां से ये प्रूफ होता है कि प्रोटीन हमारा रूपांतरण कारक की तरह काम नहीं किया। सेम एक्सपेरिमेंट आरएनएज के लिए किया गया, यानी आरएनए के लिए किया गया, सेम एक्सपेरिमेंट डीएनएज के लिए। बट डीएनएज में क्या हुआ कि चूहा जीवित रहा। इसका मतलब क्या है कि जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया तो इसके ब्लड सैंपल में एस प्रभेद जीवाणु नहीं मिला। एस प्रभेद जीवाणु नहीं मिला मतलब आर एस में रूपांतरण नहीं किया था, और इसका कारण कौन था, डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पर डीएनए था ही नहीं। डीएनए अगर रहता तो फिर से वो किस में बदल जाता, एस में। क्लियर है। देखो जो क्लास किया है उसके लिए तो खैर बहुत आसान है, बट जो बच्चा, कुछ बच्चे हैं जो क्लास नहीं किए हैं तो उनको समझ आ रहा है। भाई खड़ा करो हाथ जरा, करा नहीं समझ आया है। अगले क्लास से यहां बैठा करेगा, शांत रहो। देखो आ जाओ। अब देखो एकदम से पूरी तरह से कभी अगर किताब भी खोल के नहीं पढ़े वैसे बच्चा बैठ जाएंगे तो फिर तो ऊपर से पार होगा ही ना। अब वो सब कौन है, देखो कुछ बच्चा ऐसा होता है कि मैराथन क्लास में बैठेंगे और सीधा 12th टॉप कर देंगे, तो उसके लिए यूट्यूब पे जाकर के ढूंढिए। कितना दिन बचा है अभी, 51 दिन ना।
51 दिन में बिहार टॉपर कैसे करे? देखो आज, और वो भी वीडियो आपको मिल ही जाएगा, है ना। 51 दिन तो बहुत हो गया, वहां एक सप्ताह में टॉप बना देता है, एक दिन में। देखो आज, बट यहाँ पे एवरी मैक्यूल और मैकार्टी का प्रयोग से हमारा क्लियर हो गया था, बट बहुत सारे साइंटिस्ट इनको न माने तो एक एक्सपेरिमेंट और कौन किए थे? हर्षे एवं चेज। हर्षे और चेज अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे? जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या होता है? एक वायरस है। और कैसा वायरस है? जो बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित, यानी जीवाणु भोजी वायरस जो होता है वो जीवाणु को क्या करता है? संक्रमित करता है। आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, एक तो आएगा कि बैक्टीरियोफेज का संरचना बनाइए, तो डायरेक्ट इसको बनाइएगा, जैसे आप लोग का स्कूल के एग्जाम में आया था शायद हमारा टीएमवी का या रिट्रो वायरस का संरचना, तो उसी तरह से बैक्टीरियोफेज का भी संरचना आएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज का संरचना है। बैक्टीरियोफेज के संरचना में दो बात याद रखिएगा कि उसके बाहर का जो आवरण बना होता है वो प्रोटीन का होता है, और इसका आनुवांशिक पदार्थ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जबकि लगभग जो वायरस होते हैं उसका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। ठीक, तो आपको स्कूल का या बोर्ड का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें इसका ये क्या है? डीएनए होता है। देखो अब हर्षे और चेज का प्रयोग के लिए क्या है कि इन्होंने जो हमारा प्रयोग किए थे वो जीवाणु भोजी था। क्या था हमारा? जीवाणु भोजी। अब जीवाणु भोजी पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये जो जीवाणु भोजी जो हमारा एक्चुअल में है वो क्या है? वायरस है। ये जो वायरस होता है ये काम क्या करता है? तो बैक्टीरिया को संक्रमित करके उसको नष्ट कर देता है। ठीक, कहता है हर्षे और चेज इस वायरस को लेकर के दो अलग अलग रसायन में कल्चर किए। अब अलग अलग रसायन में दो रसायन था, एक रेडियो एक्टिव सल्फर था, दूसरा रेडियो एक्टिव फास्फोरस था। दोनों उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का चुनाव क्यों किए थे? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है और डीएनए में क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है। शुरू में भी चर्चा किए थे कि हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड में हमारा 3 रासायनिक घटक नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट। अब मान लो कि कोई किसी मीडियम में अगर है और वहां पे अपना संख्या को बढ़ा रहा है, तो ऊर्जा या कुछ भी फॉर्मेशन करने के लिए जो रसायन का यूज करेगा, जिस कल्चर मीडियम में है वहीं से यूज करेगा। अब जैसे मान लो हम लोग बिहार में इस जगह पे अगर बैठे हैं, अब जैसे पटना का पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा है, तो सीधा सा उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जिसमें एक बाल झड़ना, ये बहुत कॉमन है। गांव में जब तक रह रहे थे तब तक ऐसा समस्या नहीं आया था। दूसरा, जितना भी गंगा नदी के किनारे हमारा गांव या शहर है उसमें ज्यादा पेशेंट हमारा क्या होगा? त्वचा कैंसर का। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज्यादा है। कारण, अब ये कारण वो पानी मिट्टी के अंदर और मिट्टी से बॉडी के अंदर आ रहा है। सेम अगर मान लो कि हम लोग कल्चर करने के दौरान क्या किए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कल्चर मीडियम है, एक ये कल्चर मीडियम है। ठीक, इस कल्चर मीडियम में जो हम लोग ले रहे हैं वो रेडियो एक्टिव सल्फर है, इस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। अब यहाँ पे मान लो बैक्टीरियोफेज को ला करके रख दिए, अब ये अपना यहाँ पे कॉपी बनाना शुरू किया और मल्टीपल कॉपी बनाते जाएगा बनाते जाएगा बनाते जाएगा। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि इसका जो हमारा प्रोटीन का कवर होगा वो कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव सल्फर वाला। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पार्ट हमारा होता है उसमें मतलब सल्फर। तो यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाया गया है कि जब यहाँ पे अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो इसका जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए तो नॉर्मल रह जाएगा क्योंकि इसमें सल्फर नहीं होता है, लेकिन इसका जो बाहर का आवरण है वो कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस माध्यम में इसको कल्चर किया गया है। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोटीन का आवरण नॉर्मल रह जाएगा। इसमें यूज किसको किया गया है? रेडियो एक्टिव फास्फोरस का, और फास्फोरस कहाँ मिलता है? डीएनए में। तो इसका डीएनए कैसा हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन 3 चीजें में था, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन।
हर्षे और चेज अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दो ही चीज को लिए थे, डीएनए और प्रोटीन को, ठीक, क्योंकि मिड में आरएनए है, आरएनए कन्वर्टेबल था, ठीक, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनता था। अब इन्होंने क्या किए कि देखो, अगर मान लो संक्रमण फैला रहा है तो एक्चुअल में उसके शरीर में जाके अपना संख्या वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अब अगर अगला पीढ़ी में जा रहा है तो अगर मान लीजिए कि अगला पीढ़ी में जाने के दौरान अगर रेडियो एक्टिव आवरण वाला हमारा कोई बैक्टीरियोफेज है और उसके अगला पीढ़ी में उसका आवरण रेडियो एक्टिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो अगला पीढ़ी में हमारा बना वो एक्चुअल में आनुवांशिक पदार्थ था, क्योंकि अगला पीढ़ी में जाने का काम ही किसका होता है, जेनेटिक मटेरियल, बाकी तो कुछ नहीं जाता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के दौरान किया गया, देखो एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसका हमारा क्या है कि प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव है, ठीक। यहाँ पे मान लो हम लोग ये ले रहे हैं डीएनए वाला, ये कैसा है, रेड को मान लो क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए, ये रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए। मतलब यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस का मतलब कौन सा पदार्थ का यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, किसका यूज किया गया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस। दूसरा जो लिया गया वो हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर, यानी इसका जो हमारा है ये डीएनए नॉर्मल है, डीएनए में यहाँ पे कोई इसमें नहीं ऐसा है। ये जो हमारा है बाहर का प्रोटीन आवरण, ये प्रोटीन आवरण कैसा है, प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव है। प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव क्यों है हमारा, क्योंकि इसका हमारा कल्चर कहाँ किया गया था, रेडियो एक्टिव सल्फर में, ठीक। अब यहाँ पे कहाँ किया गया था, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, या इसी को फॉस्फेट भी कहते हैं। अब देखो, अब मान लो एक्चुअल में वायरस है, ये वायरस का काम क्या है, बैक्टीरिया में संक्रमण फैलाना। यानी अब क्या होगा कि ये मान लीजिए क्या है, एक हमारा बैक्टीरिया है। अब सीधा सा होता क्या है कि बैक्टीरिया जो हमारा होता है इस पे अपना टेंटिकल्स, ये जो हमारा पैर जैसा संरचना है उसको होल्ड करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में प्रवेश करा देता है। सेम इसमें भी करेगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका खुद का आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक, कोई भी बैक्टीरिया है तो उसके पास अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मान लो हमको अब ये चीजें दिखाई नहीं देता एक्चुअल में, ठीक, अब इन्होंने क्या किए कि ये अपना आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को यहाँ पे भेजा और ये डीएनए यहाँ से अपना कॉपी बनाना शुरू करेगा, प्रतिकृति। और अगर किसी का आनुवांशिक पदार्थ साथ में है तो वो क्या करेगा, बॉडी के पार्ट का भी फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। और बॉडी के पार्ट का जब फॉर्मेशन करना शुरू किया तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि इसका डीएनए तो एक्चुअल में रेडियो एक्टिव आ गया, बट इसका जो बाहर का कवर था वो रेडियो एक्टिव नहीं आया। यानी ये इस तरह का हमारा संरचना का निर्माण किया। जस्ट यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा इसका डीएनए यहाँ से यहाँ आया और ये कॉपी किया और इस तरह से अपना संख्या को बढ़ाया। और यहाँ भी क्या हुआ कि इसका जो प्रोटीन आवरण बना इसमें कोई भी सब्सटेंस रेडियो एक्टिव नहीं आया, बट यहाँ पे डीएनए इसका रेडियो एक्टिव आ गया। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि अगले पीढ़ी में जो रेडियो एक्टिव आ गया मतलब वो पूर्वज से आया होगा, और पूर्वज से जो रेडियो एक्टिव आया वही हमारा क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ। तो यहां से 100% प्रूफ हो गया कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए ही होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। ये शब्द हम यूज नहीं किए थे पढ़ाने के दौरान, ट्रांसडक्शन एक किसी किसी बैच में किए थे, किसी किसी बैच में नहीं किए थे। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसडक्शन उस मेथड को कहते हैं जिस मेथड से वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपने आनुवांशिक पदार्थ को प्रवेश करवा रहा है, ठीक। ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये सब शब्द का अर्थ याद रखिएगा, ठीक। ट्रांसडक्शन क्या होता है हमारा,
तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वायरस बैक्टीरिया के अंदर अपने आनुवांशिक पदार्थ को पहुंचाता है। तो ट्रांसडक्शन शब्द हर से और चीज के प्रयोग में आएगा, ठीक। रूपांतरण शब्द किस में आएगा? ग्रिफिथ्स में। किस में आएगा? ग्रिफिथ्स में। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है आपको? ये एक्सपेरिमेंट, ये तीनों एक्सपेरिमेंट में से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा, पूछा हुआ हर से और चीज का एक्सपेरिमेंट है। तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, अगर ये समझ आ गया है तो लैंग्वेज लिखना फिर क्या है? आसान है। देखो अभी ये तो हम बिहार बोर्ड का पेपर तो सेट नहीं करते हैं ना। पेपर सेट करते तो साल भर क्यों पढ़ाते? एग्जाम के एक रात पहले क्लास चलाते हैं ना। ज्यादा नहीं, एक दिन का बस जितना साल भर में फी लेते उतना भी लेते तो बच्चा देता। फिर साल भर मेहनत क्यों करते? अगर साल भर मेहनत किया गया तो ये तो मेरे साथ भी क्लियर नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा या कौन सा नहीं पूछेगा। आपको देखो बायोलॉजी पढ़ाने के दौरान ना हम आपको कहीं पे ये शब्द नहीं बोले थे कि ये वीवीआई है, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस तरह से 2 साल से पेपर पूछ रहा है बिहार बोर्ड, और जैसे आप लोग का स्कूल का सेंटअप एग्जाम पूछा है, वहां पे कितना भी कोई गेस कर दे, आपको 80% 90% क्वेश्चन गेस नहीं कर सकता ऑब्जेक्टिव का, ठीक, क्योंकि न्यू फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे आप लोग का ये जो मॉडल पेपर जारी किया वो आपको आसान है, लेकिन स्कूल का सेंटअप एग्जाम देने तो गए होंगे, नहीं तो पेपर तो देखे ही होंगे। वो पेपर आपको टू द एकदम बोर्ड पैटर्न का कॉपी दिया है, ठीक। 2024 में 2025 में जैसे क्वेश्चन पूछा था उस तरह से सेंटअप एग्जाम आपको लिया है। और लेकिन मॉडल पेपर आपको उससे पहले पुराना पैटर्न पे है, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन तुमसे बन जा रहा होगा बहुत आसानी से, बिना पढ़े भी, अगर पूरा साल पढ़ा है, नहीं भी रिवीजन है फिर भी बन जाएगा। लेकिन सेंटअप एग्जाम देने के दौरान तो माथा खुजला ही लिए होंगे, ठीक, क्योंकि वो पेपर था उस लायक। और याद रखिए, अगर बोर्ड में टफ पेपर उसी को कहता है जैसे सेंटअप लिया था, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर होना होगा, या तो टफ पूछ ले या तो आसान पूछ ले। आपका 100% सिलेबस का मान होना चाहिए, कुछ भी पूछे क्वेश्चन बनना चाहिए, बात खत्म है। बिना पढ़े तो नहीं बनेगा, है ना। देखो बायोलॉजी को जितना आसान लोग समझता है, जो लोग साल भर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि पढ़ना आसान जरूर है लेकिन याद रखना आसान नहीं है, क्योंकि डाटा बहुत सारा है। पता चलता है एक चैप्टर याद करता है, 4 चैप्टर भूल जाता है, ठीक। तो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बार रिवीजन। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक, देखो जिसका बहुत हद तक तैयारी है उसका तो बात ही खत्म है, बट जिसका अभी भी ऐसा है कि अगर पेपर अभी हो जाए और तुमसे 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ही बने, 18 मतलब 10 बनाना है, 8 ना बने, तो वैसे बच्चे के लिए एक ही उपाय है कि आराम से क्वेश्चन बैंक में जितना सब्जेक्टिव पूछा हुआ है 200-250 क्वेश्चन उठाओ, चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ से असाइनमेंट कॉपी तो लिखा ही होगा, ठीक है, नहीं तो दोस्त का कॉपी या किसी भी तरह से उसका आंसर कलेक्ट करो और रट्टा मारो, क्योंकि लास्ट ऑप्शन पास तो सबको बढ़िया से होना है ना। घर वाले के नजर में नंबर कमना नहीं चाहिए, क्योंकि अंततः नंबर मैटर करेगा, तुम कितना नंबर लाया है। हाँ, लक्षण क्लास के हिसाब से तो वो भी तुम्हारे लिए ठीक ही रहेगा, क्योंकि तुम पढ़ने ही इतना दिन आया है। कौन सा लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। देखो अब इसके आगे अगर मान लो कि हर से और चेज के प्रयोग से ये क्लियर हो गया हमारा, देखो लैंग्वेज एक बार देख लीजिए। कहता है कि इन्होंने क्या किए, हर से चेज ने जीवाणु भोजी को 2 अलग अलग माध्यम में संवर्धित किए। माध्यम कौन कौन सा था हमारा? एक था रेडियो एक्टिव फास्फोरस, दूसरा था रेडियो एक्टिव सल्फर। ये भी ध्यान रखना है हमारा कि अगर रेडियो एक्टिव सल्फर है तो उसका वेट कितना है, और हमारा फास्फोरस है तो वेट कितना है, सल्फर का कितना और फास्फोरस का। और ये 35 और 32 में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो याद कैसे रखना है? 35 में 5 एस के जैसा है तो वो सल्फर, ठीक।
और 32 एक याद है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो कंफ्यूजन अगर कभी किसी को हो कि हमारा ये ऐसे भी आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो फास्फोरस में P32 है और यहाँ पे क्या है P35। कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम के दौरान, तो इसको क्लियर कैसे रखना है कि 35 में लास्ट में जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे एस के जैसा लिखते हैं, तो ये किसके लिए होगा? तो बाकी बचा हुआ हमारा फास्फोरस। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट हो तो माइंड में ये भी क्लिक रखिएगा, दूसरा ऑप्शन है ना। देखो कहा क्या इन्होंने कि हर्शे और चेज ने इस बात को पता लगाने के लिए प्रयोग किए कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उससे बैक्टीरिया में जाने वाला पदार्थ डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। तो जिस जीवाणु भोजी वायरस को उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में संवर्धित किए थे, उस वायरस का जो प्रोटीन का आवरण था वो कैसा हो गया था? रेडियो एक्टिव। और जिसको हमारा रेडियो एक्टिव फास्फोरस में कल्चर किया गया था उसका डीएनए क्या हो गया था? रेडियो एक्टिव। अब यहां से क्या किया गया कि जब हमारा रेडियो एक्टिव प्रोटीन आवरण वाला जो वायरस है वो बैक्टीरिया को संक्रमित किया तो उसके अगला पीढ़ी में रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं मिला। यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि अगला पीढ़ी में अगर प्रोटीन नहीं जा रहा है हमारा, यानी कि प्रोटीन सल्फर वाला पार्ट नहीं जा रहा है, मतलब प्रोटीन तो हमारा आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब यहाँ पे लेकिन जब वही चीज रेडियो एक्टिव डीएनए वाला पार्ट के साथ किया गया तो उसके अगले पीढ़ी रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमारा डीएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। और यहां से ये प्रमाणित हो जाता है कि डीएनए ही क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ। अगर किसी को तुम मान रहा है आनुवांशिक पदार्थ तो उसका फिर अपना क्वालिटी होना चाहिए। तो अपना क्वालिटी में पहला क्वालिटी ये है कि अगर मान लो हमारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का बात है तो रेप्लिकेशन का क्षमता होना चाहिए, यानी प्रतिकृति करेगा। देखो तो यहाँ पे कहा गया क्या कि अगर मान लीजिए हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को मान रहे हैं तो इसका क्या क्या गुण होगा? तो आनुवांशिक पदार्थ में क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन करने का क्षमता। एक्चुअल में रेप्लिकेशन करने का क्षमता आरएनए के पास भी है और डीएनए के पास भी है, ठीक। दूसरा क्षमता में ये कहता है कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ का जो होता है रासायनिक और संरचनात्मक रूप से ये स्टेबल ज्यादा होता है कंपेयर टू आरएनए। अब देखो किसी को अगर मान लो राजा बनाएगा तो उसका मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति हमारा मजबूत होना चाहिए। अब वो भावना में बह करके हमारा कोई विचार या कोई नया फैसला नहीं ला सकता है। नहीं तो होगा क्या कि पता चल रहा है उसकी पत्नी बोले ना ना एक जंगल कटवा के हमारे लिए महल बनवा दो। अब होगा क्या कि मान लो वो पत्नी का बात मान लेगा तो जंगल में रहने वाला जो लोग हैं या जो जानवर है उसका क्या हो जाएगा? नुकसान। तो वो अनस्टेबल है। घर में अगर किसी से झगड़ा हो गया और पता चल रहा है कि वो अगला दिन सभा करने गया है और घर का गुस्सा सभा में निकाल दे रहा है, वो अनस्टेबल है। तो उसी तरह से डीएनए आरएनए में डीएनए ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। ऐसे भी सिंगल लोग ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, है ना। शादीशुदा लोग कम स्टेबल होते हैं, मतलब स्टेबल ज्यादा होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो आगे यहाँ पे कहा गया क्या कि आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन होगा लेकिन कितना? स्लो। और वो भी उतना ही होना चाहिए जितना एवोल्यूशन के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? म्यूटेशन आ जाएगा। और म्यूटेशन ज्यादातर कैसा होता है? हानिकारक। मेंडल के नियम आनुवांशिक पदार्थ मेंडल के लक्षण को भी क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा, ठीक। और आनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। और आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर के कोशिका के आकार निर्धारण भी करता है, उसका नियमन भी करता है। कोई भी कोशिका कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा ये सारे बातें भी वही करता है। अब देखो एक टॉपिक था हमारा आरएनए संसार। देखो क्वेश्चन अगर ऐसे तुमसे पूछा जाएगा कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है तो डीएनए। बट जब हमारा विकास हो रहा था इवोल्यूशन के दौरान पहला आनुवांशिक पदार्थ किसको माना गया? आरएनए को, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको जब तक ये शब्द नहीं लिखेगा कि पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन था तब तक आपको क्या लिखना होगा? डीएनए।
लेकिन ये शब्द यूज करेगा कि पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन था, तो आरएनए लिखिएगा। आरएनए कितना प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए का पूरा नाम राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का ट्रांसफर आरएनए। उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि त्रिपर्णीय संरचना किसका होता है, टीआरएनए का। ठीक, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 3D रूप में टीआरएनए का संरचना कैसा होता है, उल्टा एल आकार का। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। देखो, कहता है कि बहुत सारे पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रम जैसे कि मेटाबॉलिज्म, स्थानांतरण, संबंधन, ये सब के विकास के दौरान आरएनए से ही हुआ था। मतलब ये हमारा शुरुआत का बात है। आगे कहता है कि आरएनए जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ के साथ साथ एंजाइम के तरह भी काम करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है राइबोजाइम। यानी आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है और उसका नाम क्या होता है, राइबोजाइम। बाकी जितना भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन का बना होता है। राइबोजाइम एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो किसका बना होता है, आरएनए का या न्यूक्लिक अम्ल का लिखेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो आगे ये सारे बातें हैं हमारा कि आरएनए उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्रियाशील लेकिन कैसा है, अस्थायी, मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। लेकिन डीएनए का बात करते हैं तो आरएनए से ही ये बना है, बट डीएनए उसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा स्थायी है। इसलिए बाद में चलकर के आनुवांशिक पदार्थ किसको मान लिया गया, डीएनए को मान लिया गया। और ये चीजें बाकी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का बात करता है, तो ये चीजें हम लोग पढ़े हैं। आगे पढ़ना है डीएनए प्रतिकृति। देखो, हाँ देखो, डीएनए प्रतिकृति का अगर परिभाषा तुमसे पूछेगा तो परिभाषा इसका बहुत सिंपल है कि डीएनए के एक रज्जुक से उसी के जैसा एक नया डीएनए रज्जुक बनने का क्रिया को क्या कहते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। क्वेश्चन यहां से भी आएगा कि डीएनए प्रतिकृति कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के किस अवस्था में होता है, इस अवस्था में होता है। डीएनए प्रतिकृति के दौरान मुख्य एंजाइम कौन होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज होता है। बट यहां से ये चीजें भी हम लोग पढ़े थे कि डीएनए प्रतिकृति कैसे करता है, इसका भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया था और उससे पहले सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संरक्षित विधि, अर्ध संरक्षित विधि, वर्ण विक्षेपण विधि, ये सारे। बट आपको एग्जाम में केवल अर्ध संरक्षित विधि आएगा। ठीक, अर्ध संरक्षित विधि का परिकल्पना कौन दिए थे ये पूछेगा तो हमारा वॉटसन एंड क्रिक ही दे दिए थे। लेकिन उसका पहला एक्सपेरिमेंट या प्रायोगिक प्रमाण कौन दिए थे, मिशेल्सन और अस्टॉल दिए थे। ठीक, और उन्होंने ई कोलाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे और ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताए थे कि डीएनए प्रतिकृति जो होता है वो कौन सा विधि से होता है, तो हमारा अर्ध संरक्षित विधि से। यहाँ पे देखो लिखा हुआ समझिए, कहता है डीएनए के एक अणु से उसी प्रकार के दूसरा डीएनए का अणु बनने का क्रिया क्या कहलाता है, डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति कोशिका चक्र के इस अवस्था में होता है। यानी डीएनए से डीएनए बनने का क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिकृति। एक डीएनए से कॉपी करके 2 डीएनए बन जाएगा। अब ये जो डीएनए प्रतिकृति का हमारा अलग अलग विधि था, बट ये अभी अगर तुम पढ़ रहा है तो ये सब मत पढ़ना, जिसको मतलब कम पढ़ना है, जैसे एग्जाम करीब है, बहुत याद नहीं करना है आपको, केवल क्या पढ़ना होगा, अर्ध संरक्षित, क्योंकि एक्चुअल में हमारा यही टॉपिक पढ़ना है। ये 2 टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है। ठीक, संरक्षित का मतलब देखो, वर्ण विक्षेपण विधि में क्या बोले थे कि डीएनए छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाता है और हर टुकड़ा नया डीएनए का निर्माण कर लेता है। ये हमारा वर्ण विक्षेपण विधि है। संरक्षित विधि में क्या बोला गया था कि हमारा इस विधि के अनुसार नया डीएनए जैसे है वैसे ही रह जाता है, और सॉरी जो पुराना डीएनए है जैसे वैसे ही रह जाता है, और उसके कंपेयर में हमारा क्या होता है, एक नया डीएनए। इसलिए इसको संरक्षित कहा गया। संरक्षित का मतलब क्या होता है, जैसा था वैसा बचा रह जाना। ठीक, अर्ध संरक्षित का मतलब आधा संरक्षित रहेगा और आधा नया बनेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अर्ध संरक्षित विधि में कि नया डीएनए का जो एक स्ट्रैंड होता है वो पुराना डीएनए का होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। तो इस विधि को क्या कहा गया, अर्ध संरक्षित। देखो
यहाँ पे व्हाइट कलर में डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, बट ये दोनों में क्या है, एक व्हाइट है एक दूसरा है। तो जो हमारा दूसरा कलर में है वो कौन सा स्ट्रैंड है, न्यू, बट व्हाइट कलर वाला कैसा है, ओल्ड स्ट्रैंड है। ठीक, तो ये आपको अर्ध संरक्षी विधि है। अर्ध संरक्षी विधि जो हमारा डीएनए प्रतिकृति होता है, इसके बारे में बताएं कौन थे हमारा, तो वॉटसन एंड क्रिक। कौन सा समय बताए थे, जब इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे उसी टाइम बता दिए थे, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनके पास नहीं था। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए सबसे पहले कौन आए, मेसेल्सन एवं अस्टॉल। और मेसेल्सन एवं अस्टॉल इस पे प्रायोगिक प्रमाण कब दिए थे, 1958 ईस्वी में। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ई कोलाई पे। ई कोलाई क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक है। ठीक, और इसके बारे में आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या किए थे कि अलग अलग कल्चर प्लेट लिए थे। कल्चर प्लेट का मतलब क्लियर है ना, जिसको संवर्धन हमारा प्लेट कहते हैं, उसका मतलब क्या, इतना देर से बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, कल्चर प्लेट क्या होता है, शीशा का एक ऐसा हमारा सर्कुलर या किसी भी हमारा शेप में, इससे लैब में सर्कुलर होता है, एक प्लेट होता है जिसके ऊपर न्यूट्रिशन रखा रहता है, यानी कि पोषक तत्व। उसमें किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस किसी को रखिएगा तो वहां अपना संख्या क्या करेगा, बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक, तो मेसेल्सन एवं अस्टॉल का प्रयोग में हमारे क्या किया गया कि शुरुआत में मेसेल्सन एवं अस्टॉल ने क्या किए कि ई कोलाई को लिए, ई कोलाई यानी इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु को लिए। और इस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु का एक खास बात ये होता है कि वो एक से दूसरे पीढ़ी में मात्र कितना मिनट का टाइम लगता है, 20 मिनट। ठीक, मतलब एक अगर उसका संख्या है, एक से 2 होने में टाइम कितना लगता है, केवल 20 मिनट। ठीक, यानी बहुत फास्ट वृद्धि करता है वो। अब उन्होंने क्या किए कि ई कोलाई को लेकर के एक कल्चर प्लेट पे, जहां पे वहां न्यूट्रिशन जो लिया गया, अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था वो भारी नाइट्रोजन लिए, मतलब नाइट्रोजन का N15। ऐसे नाइट्रोजन में आप पढ़े होंगे मोलिक्यूलर वेट 14 होता है, बट इन्होंने जो नाइट्रोजन यूज किए थे वो कैसा था, N15। अब मैक्सिमम लंबे टाइम तक अगर हमारा बैक्टीरिया को ग्रोथ किया जाएगा तो उसके डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार में जो नाइट्रोजन होगा वो कौन सा आ जाएगा, N15 आ जाएगा। अब N15 वाले मतलब कि जो डीएनए वाला जीवाणु था उसको वहां से निकाले और अलग से एक कल्चर प्लेट लिए। और इस कल्चर प्लेट में उन्होंने जो यूज किए थे वो हमारा क्या था कि सोडियम क्लोराइड में हमारा नाइट्रोजन कैसा, N15। अब यहां से क्या हुआ कि इसका दोनों डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हो गया कि हमारा कलर हो गया N15 से। अब इसके बाद उन्होंने क्या किए कि 20 मिनट के बाद उन्होंने N14 लिया। अब सीधा सा क्या है कि प्रतिकृति में यानी अपना संख्या को बैक्टीरिया 1 से क्या करेगा, 2 करेगा। 1 से 2 करने के दौरान क्या होगा ये समझो, यहां से नहीं तो ऊपर से पार हो जाएगा। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किए कि एक कल्चर प्लेट लिए। अब ये कल्चर प्लेट में न्यूट्रिशन लिया गया। अब इस कल्चर प्लेट में किसको रखे, ई कोलाई जीवाणु का, इसका डीएनए होगा, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाए। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद इसका जो डीएनए हमको मिलता है वो डीएनए में दोनों का जो हमारा था, अब यहाँ पे ये स्ट्रैंड में भी नाइट्रोजन कैसा था, N15। ये स्ट्रैंड का भी नाइट्रोजन कैसा आया, N15। अब क्या किया गया कि 20 मिनट का टाइम लिया गया, और क्योंकि एक पीढ़ी हमारा होता है, और सेम एक और कल्चर प्लेट लिया गया। अब इस कल्चर प्लेट में उस कल्चर प्लेट से ये अंतर था कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन यूज किया गया था ये नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन था, कैसा था, N14 था। ठीक, तो यहां से भी ये मान लीजिए बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया अपना संख्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और 1 से कितना कर लेगा, 2। जब इसका डीएनए को निकाला गया तो ये देखा गया कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो आ रहा है वो हमारा नाइट्रोजन 14 वाला आ रहा है, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा आ रहा है, 15 वाला। तो इस डीएनए को नाम दिया गया हाइब्रिड डीएनए।
या संकरित डीएनए। संकरित डीएनए क्यों कहें? क्योंकि ये N14 था और ये N15 था और सेम इसी तरह का हमारा इसमें भी था। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि 100% कैसा डीएनए है? संकरित डीएनए। देखो अब ये ऊपर वाला पेट्री प्लेट अगर नहीं दिखाओगे ना, तो तुम जब मिसेल्सन एवं स्टॉल का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुमको फिगर बनाना होगा, तो तुम केवल डीएनए बनाना इस तरह से। जैसे ये हो गया पहला पीढ़ी का डीएनए, इसमें दोनों को क्या दिखाओगे? N15। दूसरा पीढ़ी का डीएनए दिखाना होगा तो दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर दोगे। ओपन करने के बाद एक नया हमारा डीएनए का स्ट्रैंड दिखाना होगा, तो आप ये दिखा दीजिएगा, ये हाइब्रिड होगा। ठीक, अगला पीढ़ी में दिखाना होगा तो क्या करोगे कि ये डीएनए को अगर ओपन करेंगे तो एक तो हमारा ये श्रृंखला है, अब दूसरा श्रृंखला हमारा कौन है? व्हाइट वाला। सेम इसके लिए होगा कि इसका श्रृंखला खुलेगा तो एक ये आएगा, दूसरा श्रृंखला हमारा बन के कैसा आएगा? मतलब ये हुआ। अब नया यहाँ पे अगर तुम N14 यूज करोगे तो यहाँ पे ये कैसा है और यहाँ पे सफेद कैसा लिया है? N15। तो हर जगह पे जो नया स्ट्रैंड बन के आएगा इसी कल्चर मीडियम से बन के आएगा। अब इसमें क्या है कि ये दोनों डीएनए में हमारा केवल क्या है? N14 है, तो इसको कहा जाता है हल्का डीएनए और इसको क्या कहेंगे? हाइब्रिड डीएनए यानी संकरित डीएनए। इसको कहा जाता है भारी डीएनए। इसको क्या कहते हैं? भारी डीएनए। अब यहां से देखो, अगर मान लीजिए कि यहां से ये क्लियर होता है कि पहले भारी डीएनए है तो ये दोनों स्ट्रैंड संकरित आ रहा है, इसका मतलब आधा पुराना वाला रह रहा है, आधा नया वाला आ रहा है। तो ये तरीका से हमको क्लियर हो जाता है कि डीएनए का प्रतिकृति कैसा होता है? अर्ध संरक्षित विधि। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह अगर नहीं एग्जाम में दिखाइएगा तो आपको ये दिखाना होगा F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जनक 20 मिनट 20 मिनट आपको टाइम दिखाना होगा। हाँ, लैंग्वेज लिखोगे तो देखो, अब यहाँ पे अगर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ऐसे कॉपी में तो ही है, कॉपी से पढ़ सकते हैं। शांत रहो। तो पढ़ो, क्या दिक्कत है? 5 नंबर ऐसी नहीं ना देगा। शांत, इधर शांत नहीं रहोगे तुम लोग? तुम लोग को क्या दिक्कत है? शांत। अरे तुम लोग बैठो, तुम लोग का क्या दिक्कत हो जा रहा है? तो तुम लोग अच्छा वो है कुत्ता वाला ना, कि दो कुत्ता लड़ रहा है तो बाकी सब आ जाएगा। तो इंसान वाला लक्षण रखो भाई। शांत शांत रहो। ये पढ़ लिया? बड़ा कर दे। मैक्सिमम इतने हो सकता है। कॉपी खोल के पढ़ो, कॉपी में भी है। सेम लैंग्वेज आपके कॉपी में भी लिखवाया हुआ है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बोल करके लिखाने में। क्लियर है? देखो, अब ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा कि 80 मिनट के बाद क्या होगा। अभी जो आपको बताए हर एक पीढ़ी चेंज कितना मिनट में करेगा? 20 मिनट में। मतलब कौन सा पीढ़ी आ जाएगा?
चौथा, ठीक, क्योंकि पहला पीढ़ी 20, दूसरा 40, तीसरा 60, चौथा 80। तो उस तरह से आपको डीएनए बताना है। देखो, इसके बाद ये प्रोकैरियोटिक में प्रयोग किया गया था यूकोलाई। अब टेलर के प्रयोग आपको किस में किया गया? टेलर जो किए थे वो यूकैरियोटिक में, और इन्होंने यूकैरियोटिक कोशिका में किसका यूज किए थे? तो बिसिया फावा या फावा बिसिया सेम। इन्होंने भी सेम टाइम, वही साल था 1958 का ही। अब इन्होंने जो यूज किया था वो यहाँ पे रसायन क्या यूज किए थे? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ऐसे ये एक्सपेरिमेंट आपसे नहीं पूछा है, बट फिर भी याद रखिए कि टेलर जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे? फावा बिसिया से। और यहाँ डीएनए न लेके किसको लिया गया था? गुणसूत्र का। और फावा बिसिया सेम के जड़ का प्रयोग किया गया था। और रसायन कौन सा लिया गया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। यहाँ भी आपको यही चीजें दिखा कि जैसे डीएनए अर्ध संरक्षित विधि से प्रतिकृति करता है, गुणसूत्र भी वैसे ही क्या होता है? अर्ध संरक्षित विधि से प्रतिकृति होता है। देखो ना, इतना जल्दी कैसे?